Friends, welcome to lecture number 8 of Liquid Solutions. Myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे elevation of boiling point. This is the second colligative property which we are talking about. The first colligative property was lowering of vapor pressure. तो elevation of boiling point ये एक colligative property है. इसका मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ये नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है सल्यूट के, ना कि उसके नेचर पर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बॉइलिंग होता क्या है। सो बॉइलिंग इज द फिनोमेना इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट्स टू द वेपर स्टेट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड। इवेपोरेशन ऑन द अदर हैंड is the conversion of a liquid into the vapors from the surface of the liquid. तो इवेपोरेशन में लिक्विड वेपर्स में सिर्फ सरफेस पे जो लिक्विड है सिर्फ वो ही वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जबकि बॉइलिंग में अंदर से भी मतलब बल्क ऑफ द लिक्विड से भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए, अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल बल्क में से, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, तो बल्क में से यानी अंदर से कोई मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो, इसके लिए जरूरी है कि वो कुछ बबल्स का फॉर्मेशन करे। ये बबल्स ही ऊपर जाकर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बबल का जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होता है, और अगर बाहर से जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बबल्स के वेपर प्रेशर से ज्यादा है, तो फिर बबल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर कम है और बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो बबल्स बनेंगे ही नहीं, और बबल्स नहीं बनेंगे तो लिक्विड बल्क में से ऊपर नहीं जा पाएगा, यानी बॉइलिंग नहीं हो पाएगी। तो बॉइलिंग होने के लिए क्या जरूरी है, देखें, अ लिक्विड बॉइल्स एट अ टेम्परेचर व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे मान लीजिए इनिशियली इस लिक्विड ये जो बबल बन रहा है, सपोज इस बबल का वेपर प्रेशर कम है, तो स्टार्टिंग में तो बबल्स नहीं बनेंगे, पर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते गए तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो बबल का प्रेशर बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब बबल्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो फिर अंदर से जो फोर्स लग रही है और बाहर से जो फोर्स लग रही है वो अब इक्वल हो जाएंगे। तो एट दैट पॉइंट formation of bubbles from inside the liquid, yani from the bulk of the liquid, will also take place. So therefore a liquid boils at a temperature when its vapor pressure becomes equal to the atmospheric pressure. So this is a very important line. Boiling कब होती है, जब liquid का vapor pressure external atmospheric pressure के equal हो जाता है। At that temperature boiling will take place. तो मैंने आपको बताया उसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, अगर मैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। हाँ, ये जो लीनियरली नहीं बढ़ता है, एक कर्व के रूप में बढ़ता है। अगर एग्जैक्ट आप इक्वेशन जानना चाहें तो ये इक्वेशन भी मैंने पहले बताई हुई है, ln P2 by P1 is equal to minus delta H by R 1 by T2 minus 1 by T1। तो देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, पर लीनियरली नहीं बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो अगर मैं प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करूं, अभी सिर्फ प्योर सॉल्वेंट की हम बात करते हैं, तो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम था तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम था, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा, उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि सॉल्वेंट बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस टेम्परेचर आई एम इंडिकेटिंग इट एज TB, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब मान लीजिए इस सॉल्वेंट में हमने कोई सल्यूट मिक्स कर दिया, मतलब अगर सॉल्यूशन बना दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, सिंस द एडिशन ऑफ अ
नॉन वोलाटाइल सल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं राउल्स लॉ में। अगर कोई प्योर सॉल्वेंट है और आपने उसमें सल्यूट मिला दिया, मतलब सॉल्यूशन बना दिया, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। तो अगर मैं सॉल्यूशन का ग्राफ बनाऊं तो ग्राफ का नेचर तो चेंज नहीं होगा, पर ग्राफ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। अब देखिए, प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। और अगर वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, then the boiling point of the solution becomes greater than that of pure solvent। मतलब solution का जो boiling point होता है वो pure solvent के boiling point से ज्यादा होता है। ग्राफ से समझते हैं। देखिए, अब ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया क्योंकि वेपर प्रेशर कम होगा किसी भी पॉइंट पे। अगर आप देखो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होगा। तो अगर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है उसको 1 atm के बराबर होना है, तो ग्राफिकली हम देख सकते हैं वो कहीं यहां जाकर 1 atm के बराबर होगा। और अगर टेम्परेचर देखें तो वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा। मतलब आपको कुछ ज्यादा हीट देनी पड़ेगी अगर आपको सॉल्यूशन को बॉईल करना है, एज कंपेयर टू अगर आपको प्योर सॉल्वेंट को बॉईल करना है। ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आगे की ओर है, मतलब कुछ ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, मोर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अब ये जो डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इस डिफरेंस को हम इंडिकेट कर रहे हैं डेल्टा टीबी से। तो ये बेसिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो गया, बढ़ गया, और कितने से बढ़ गया? डेल्टा टीबी से बढ़ गया। तो डेल्टा टीबी को हम हमेशा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है सॉल्वेंट की अपेक्षा। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टी डैश बी है। तो टी डैश बी बड़ा होगा टीबी से, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा टीबी से। तो देयरफॉर डेल्टा टीबी किसके बराबर होगा? टी डैश बी माइनस टीबी के बराबर। अब देखिए, सिंस द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ गया वो किससे प्रोपोर्शनल है? इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, विच इन टर्न इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। समझ रहे हैं? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा जितना वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। ऐसा हमने राउल्स लॉ में पढ़ा है ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, and therefore the elevation in boiling point is also proportional to concentration of solute। तो हम क्या लिख सकते हैं कि delta TB is proportional to m, small m, where small m is the molality of solution। m क्या है? molality, number of moles of solute upon weight of solvent in kg। तो delta TB is proportional to कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और यहां पर हम कंसंट्रेशन के लिए जो टर्म यूज करते हैं वो होता है मोलालिटी। क्या लिख लिया है? डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। अब अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा के, जिसको हम के बी से इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। Now this constant Kb is the molar boiling point elevation constant और ebullioscopic constant। तो आइए इसके बारे में और थोड़ा डिटेल देखते हैं। The molar boiling point elevation constant Kb, it is the elevation in boiling point achieved when a solution of a non-volatile solute of concentration 1 mol is boiled।
अगर जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाकर हमने जो सोल्यूशन बनाया है, सपोज उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का कंसेंट्रेशन है 1 मोलल, मतलब मोलालिटी अगर उसकी 1 है, तो 1 मोलालिटी होने पर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी जो डेल्टा टीबी होगा, वो केबी के बराबर होगा। सो इस तरह से केबी को आप डिफाइन कर सकते हैं। इट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अचीव्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ कंसंट्रेशन 1 मोलल इज बॉइल्ड। इसकी यूनिट्स क्या होगी? देखिए डेल्टा टी, इसकी यूनिट होगी केल्विन, मोलालिटी की यूनिट होती है मोल पर केजी, तो केबी की यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन इंटू केजी पर मोल। सो इट्स यूनिट्स आर केल्विन केजी पर मोल। जनरली आपको क्वेश्चंस में केबी की वैल्यू फॉर अ गिवन सॉल्वेंट गिवन होती है, पर कभी कभी केबी आपको खुद से कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। देखिए क्या रिलेशन है। केबी इज रिलेटेड टू मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एज केबी इज इक्वल टू एम आर टीबी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। यहां पर m होता है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, r is the universal gas constant, tb is the boiling point of pure solvent, and delta h vaporization is enthalpy of vaporization of solvent। तो आप एक बात यहां पर गौर कर सकते हैं कि जो kb की वैल्यू है ये सिर्फ सॉल्वेंट पर डिपेंड होती है। उस सॉल्वेंट में कौन सा सल्यूट मिक्स्ड है उस बात पर kb की वैल्यू डिपेंड नहीं करती है। तो मान लीजिए वाटर अगर सॉल्वेंट है तो वाटर की कुछ केबी वैल्यू होगी, वो फिक्स्ड होगी। वाटर की जगह बेंजीन अगर सॉल्वेंट है तो बेंजीन की भी कुछ केबी वैल्यू होगी जो फिक्स्ड होगी। जनरली वो आपको क्वेश्चन में दे देता है, कभी कभी इस तरह से भी आपको केबी की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है। अब देखिए कभी अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करके केबी निकालना हो तो यहां पर ध्यान दीजिए कि डेल्टा एच वेपराइजेशन ये तो जूल्स में होगा, तो सबकी वैल्यू आपको एसआई यूनिट में ही लेनी पड़ेगी। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इन जूल्स, तो आर की वैल्यू भी आप जूल वाली वैल्यू ही लेंगे। मतलब आर की कौन सी वैल्यू लेंगे? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सिमिलरली टीबी, टीबी तो केल्विन में होगा। एम जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको आपको किलोग्राम में लेना पड़ेगा। तो मतलब वाटर का अगर मोलर मास 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल, पर आपको इस फॉर्मूला को यूज करते वक्त वाटर का मास 18 नहीं लेना है, आपको वाटर का मास लेना पड़ेगा 18/1000 किलोग्राम पर मोल, क्योंकि सब यहां पर एसआई यूनिट में अगर लेना है तो मॉलिक्यूलर मास भी एसआई यूनिट में ही लेना पड़ेगा, और डेल्टा एच वेपराइजेशन जूल्स में लेना है। So main thing is the value of Kb is fixed for a solvent and it is not dependent on the solute which has been added to the solvent. It is only dependent on the solvent. Question करते हैं जिसमें हम अभी जो हमने पढ़ा है उसका यूज करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट करिए और उसके बाद ही सोल्यूशन देखिए। तो पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। ओके, होपफुली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। Now let us look at the solution. A solution containing 0.5 gram of naphthalene in 50 gram CCl4 yields a boiling point elevation of 0.4 Kelvin. तो यहां पर हमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं? हमें डेल्टा टीबी चाहिए, केबी चाहिए और मोलालिटी चाहिए। तो मोलालिटी निकालने के लिए आपको सल्यूट का वेट दिया है, सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दिया है और सॉल्वेंट का भी वेट दिया है, तो इनसे हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। फिर हमें डेल्टा टीबी भी दिया हुआ है। डेल्टा टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा टीबी दिया है। फिर सेकेंड पार्ट के लिए आपको क्या दिया है? यहां पर वेट ऑफ द सल्यूट दिया है और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और डेल्टा टीबी भी दिया हुआ है। तो देखिए यहां पर लॉजिक ये होगा कि चूंकि सोल्यूशन तो सेम है, यहां पे सोल्यूशन सॉल्वेंट तो सेम है। यहां पर सॉल्वेंट क्या था? CCl4। यहां पर भी सेम ही सॉल्वेंट है। तो अगर सॉल्वेंट सेम है मतलब जो Kb की वैल्यू है, जो मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी? कांस्टेंट ही होगी, यानी Kb की वैल्यू तो सेम होगी।
क्योंकि सिर्फ सॉल्यूट आप बदल रहे हो, सॉल्वेंट नहीं बदल रहे हो, तो Kb विल रिमेन सेम. सो दैट इज द लॉजिक विच वी हैव टू यूज. अब देखिए जो पहली इंफॉर्मेशन दी है उसको हम यूज करते हैं. इनफैक्ट मैं जितना जरूरी जरूरी चीजें इसमें से वो ले लेता हूं, बाकी आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन. तो हमें नैप्थलीन यानी सल्यूट का वेट दिया हुआ है 0.5 ग्राम और सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 128 ग्राम. तो सल्यूट के मोल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट ये हो गए 0.5 डिवाइडेड बाय 128. फिर हमें सॉल्वेंट का भी वेट दिया है 50 ग्राम, तो इससे हम मोलालिटी निकाल सकते हैं. और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया है 0.4 केल्विन, मतलब हमें डेल्टा टीबी दिया है 0.4 केल्विन और सॉल्वेंट का वेट कितना दिया था 50 ग्राम. तो देखिए पहली इक्वेशन आप क्या लिखोगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी. डेल्टा टीबी कितना दिया है 0.4 इज इक्वल टू केबी, केबी की वैल्यू तो नहीं दी है, इंटू मोलालिटी. मोलालिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट हो गए 0.5 अपॉन 128 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 50, पर ये ग्राम में है तो इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा जो कि ऊपर चला जाएगा. तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी. फिर अब जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, सेकंड पार्ट दिया है, उसमें क्या बोला है 0.6 ग्राम ऑफ एन अननोन सल्यूट गिव्स अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.7 केल्विन. तो अब उसका यूज करते हैं. 0.6 ग्राम ऑफ अननोन सल्यूट, तो मोल्स ऑफ अननोन सल्यूट, मान लीजिए मोल्स ऑफ एक्स कह देता हूं, वो क्या हो जाएंगे 0.6 अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट. और डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है इस अननोन सल्यूट के लिए 0.7 केल्विन. तो अब सेकेंड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, 0.7 केल्विन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी. और मोलालिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट कितने हो गए 0.6 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m इंटू डिनोमिनेटर में क्या आना है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और सॉल्वेंट का वेट तो वही बोला गया है सेम वेट यानी 50 अपॉन 1000 किलोग्राम. तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब देखिए अननोन क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी अननोन है और केबी भी अननोन है. तो हमें निकालना मॉलिक्यूलर वेट है, मतलब केबी को एलिमिनेट करना है, तो हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देते हैं. तो इक्वेशन 1 divided by equation 2, this will give us 0.4 upon 0.7, पॉइंट हट गया मतलब 4 upon 7 is equal to kb, kb भी कट गया और देखिए 50 50 1000 1000 भी कट गया. तो यहां पे क्या आ जाएगा 0.5 upon 0.6, जिसको मैं लिख सकता हूं 5/6 इंटू 1/28 अपॉन 1/m, यानी जो 1/m है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये जाएगा इंटू m अपॉन 128. तो इफ वी सॉल्व फॉर m क्या हो जाएगा 128 इंटू 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अननोन सल्यूट ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं मैं, 128 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 35, तो आ जाएगा 87.77 ग्राम पर मोल. सो दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द अननोन सल्यूट. तो इस तरह से ही हमें क्वेश्चंस करने हैं elevation in boiling point से related. So this was all about lecture number 8.
In lecture number 9 we will cover the topic of depression in freezing point, जो कि हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी. थैंक यू.